नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मिडिल क्लास और क्रेडिट कार्ड का लोन, क्या आपके दरवाजे पर भी लोन वसूलने वाले खटखट करने लगे हैं और आप उनकी आहट से भागने के लिए घर में छुप रहे हैं या शहर से भाग रहे हैं? जो बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए लगातार फोन कर रहे थे, उन्हीं बैंकों ने लोन वसूलने के लिए बाउंसर भेजना शुरू कर दिया है, फोन करना शुरू कर दिया है। बैंक के अफसर भी आ सकते हैं रिकवरी एजेंट बनकर। तब आप क्या करते हैं? क्या बहाना बनाते हैं और कहां-कहां छुपते हैं? कभी आपने सोचा कि लोन क्यों नहीं चुका पा रहे हैं और क्यों लोन लेना पड़ रहा है? 2023 में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। बैंक बाउंसर लगाकर लोगों से गाड़ियां छुड़ा रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक ऐसा नहीं कर सकते। नौकरी पाने की वेबसाइट पर रिकवरी एजेंट की नौकरी के विज्ञापन देखिए। बैंक से लेकर प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस लेंडर यानी निजी तौर पर कर्ज देने वाले महाजन भी ऐसी नौकरियों के विज्ञापन दे रहे हैं। इस शानदार नौकरी के जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको घर घर जाकर लोन की वसूली करनी होगी, अपनी खुद की बाइक पर जाना होगा, तनख्वाह 9 से 20 हजार होगी और जितनी ज्यादा वसूली की जाएगी उस हिसाब से कमीशन मिलेगा। तनख्वाह 60 हजार तक हो सकती है। इस तरह से हर एक रिकवरी में इंसेंटिव जोड़ा जा रहा है। इन नौकरियों के विज्ञापन दिल्ली से लेकर हरिद्वार, पटना, वर्धा और तमिलनाडु के सेलम तक के लिए हैं। किसी विज्ञापन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मांगी गई है, किसी में लिखा है कोई भी बीए की डिग्री चलेगी, कहीं पर 12वीं पास भी काफी है। बताइए, कोई नौकरी आपने ऐसी देखी जहां 12वीं पास से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तक सब एक समान हो? एक विज्ञापन में लिखा हुआ है कि यह सिर्फ पुरुषों के लिए है। कई विज्ञापनों में लिखा है कि नियम और कानून के दायरे में रहते हुए काम करना होगा। तो ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें कानून के दायरे के बाहर रहकर काम किया जाता है या करवाया जाता है? तो इस तरह की बात लिखने के क्या मतलब है? स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात भी एक से अधिक विज्ञापनों में दिखी। यह कैसी नई नौकरी मार्केट में आ गई है? कहीं ऐसा ना हो कि जिन पर लोन है वे भी रिकवरी एजेंट बनकर लोन वसूल रहे हैं। लोन तो चुकाना है, लोन से आप बच नहीं सकते। तो मिडिल क्लास लोन क्यों नहीं चुका पा रहा है? सोना गिरवी क्यों रख रहा है? कहां-कहां से लोन लेगा और चुकाने के लिए कहां-कहां भागेगा? हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। क्या मिडिल क्लास की कहानी खत्म हो गई? उसकी बाइक की रफ्तार ना तो मजा दे रही है और ना ही शहर से भगाकर ले जा रही है। कर्जे ने मिडिल क्लास की बाइक पंचर कर दी। एक कर्ज के बाद दूसरा कर्ज और उसके बाद तीसरा, चौथा कर्ज। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज। भारत में टू व्हीलर का सेल भी घट गया है। पिछले साल के मुकाबले 9% की गिरावट देखी गई। मोटरसाइकिल की बिक्री 13% और मोपेड की बिक्री 18% घट गई है। कितनी तरह से यह बात बताई जाए कि मिडिल क्लास की कहानी संकट में है। 2024 में क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर की संख्या 28% बढ़ गई। वे 6,742 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए। क्रेडिट कार्ड का एनपीए बढ़ता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अकेले साल 2024 में एनपीए 28% से भी ज्यादा बढ़ गया। 6,742 करोड़ के एनपीए केवल क्रेडिट कार्ड से हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि 2023-24 में जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर था, उस साल क्रेडिट कार्ड का एनपीए 1500 करोड़ बढ़ गया। दिसंबर 2020 में जो एनपीए 1108 करोड़ था, वह 4 साल में बढ़कर 6,742 करोड़ पर आ गया। इंडियन एक्सप्रेस के जॉर्ज मैथ्यू की यह रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। फाइनेंशियल टाइम्स में आज भारत के मिडिल क्लास की दुर्दशा पर लंबी सी रिपोर्ट आई है। हाल के दिनों में भारत के मिडिल क्लास की हालत पर कई विश्लेषण छप चुके हैं, फिर भी इस पर कहीं गंभीर बहस नहीं। मिडिल क्लास के लाडले तलवार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया ड्रोन से युद्ध करने की तैयारी में है और आगरा में लाडले तलवार लेकर वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्रोन बहुत महंगा भी है, तलवार बहुत सस्ती है। जिस तलवार का सीमा पर अब कोई काम नहीं, उस तलवार का राजनीति में कितना काम? तरह तरह की सेनाएं फ्री में बन गई हैं और कभी भी किसी का घर घेरने आ जाती हैं। इसी पर बहस है, लेकिन ड्रोन के समय में तलवार का क्या काम, इस पर बहस नहीं। तलवारों से लैस युवाओं को भारत का नया आईटी सेक्टर, सनराइज सेक्टर घोषित कर देना चाहिए।
भारत के सन लोग यानी बबुआ बेटे लोग तलवार लेकर राइज कर चुके हैं। लगातार देश को भटकाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आर्थिक हालत की सच्चाई सामने आ ही जाती है। कभी क्रेडिट कार्ड की खबर तो कभी गोल्ड लोन की खबर से। क्रिस के और कृष्ण कौशिक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रेडिट चुकाना इतना मुश्किल हो जा रहा है कि अब कर्ज कैसे चुकाएं, इसे लेकर सलाह देने वाली कंपनियां अस्तित्व में आ गई हैं। पहले कार्ड से कर्ज बांटो, फिर ना चुका पाओ तो वसूली के लिए बाउंसर लगाओ, और बाउंसर ठीक नहीं लगता तो कर्ज कैसे चुकाया जाए इसके लिए कंपनी बना दो राय देने के लिए। लोन लेने वालों को सलाह देने के लिए एक नई इंडस्ट्री पैदा हो गई है। इन्हें क्रेडिट रेजोल्यूशन कंपनी कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स में ऐसी ही एक कंपनी फ्रीड के सीईओ रितेश श्रीवास्तव का बयान छपा है कि उनकी कंपनी से सलाह और मदद लेने वाले लोगों में एक साल में 15% का इजाफा हुआ है। 40,000 से 55,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग 6-6 लाख तक के 6-6 लोन ले रहे हैं। क्रिस के और कृष्ण कौशिक की रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है, आपको पढ़नी चाहिए। पिछले साल जून में घरेलू कर्ज जीडीपी का 43% हो गया। मार्च 2020 में यह 35% था। यह सब रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। अखबार ने लिखा है कि असुरक्षित कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह के कर्ज भारत विकास कर रहा है, इसकी गाथा की हवा निकाल देते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साथ कई अखबारों में यह बात छपी है कि भारत दुनिया की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इसलिए नहीं कि पूरा भारत तरक्की कर रहा है, बल्कि इसलिए कि भारत के चंद लोगों के कारण यह रफ्तार दिखाई दे रही है। इस तरक्की का फायदा मिडिल क्लास और आम लोगों को नहीं मिल रहा है। नाम के लिए है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, सिर्फ नाम के लिए। सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत कहां खड़ा है, इसे सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने लिखा है कि काम करने वाले एक वयस्क की औसत मीडियन इनकम महीने की 15,000 रुपए है। अनिंद्यो चक्रवर्ती के इस विश्लेषण से यही निकल कर आता है कि 50% भारतीय एक महीने में 15,000 से भी कम कमाते हैं। तो यह हाल है भारत का। तो पता कीजिए आपकी कमाई कितनी बढ़ी, आपके आसपास के लोग कितना कमा रहे हैं, घर कैसे चला रहे हैं। भारत की घरेलू बचत 50 साल में सबसे कम है। यह कैसी तरक्की है कि लोगों की बचत 50 साल में सबसे नीचे है, और इस पर बहस नहीं। लोगों की कमाई 10 साल से स्थिर हो चुकी है। इसका मतलब यही हुआ कि 10 साल पहले एक इंजीनियर को पहली नौकरी की जितनी सैलरी थी आज भी वही मिल रही है। हिंदू बिजनेस लाइन की संजना बी ने अक्टूबर में एक सर्वे के नतीजों के हवाले से रिपोर्ट कर बताया है कि 2013-14 में इंजीनियरिंग के फ्रेशर को 3 से 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा था एक साल का। एक दशक बाद 10 साल बाद 2023-24 में इस आंकड़े में न के बराबर वृद्धि हुई है। नए ग्रेजुएट को 3.8 लाख से लेकर 4.5 लाख तक का ही सालाना का पैकेज मिल रहा है। साल का 4.5 लाख यानी महीने का 40,000 भी नहीं। इतने पैसे में कोई कैसे गुजारा कर सकता है? क्या यही वजह है कि पिछले 5 साल में घरेलू कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? लोग जी कैसे रहे? स्कूल की फीस बढ़ रही है, किताबें महंगी होती जा रही हैं, इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, घर का खर्चा बढ़ रहा है, और सैलरी है कि बढ़ती नहीं। बिहार में इस साल चुनाव है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस बिहार में 6,000 से भी कम कमाने वाले 34% लोग हैं, और 10,000 तक कमाने वाले 30%। बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ है, यानी 4 करोड़ लोग 10,000 या उससे भी कम कमाते हैं। यह तो बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है, भारत के एक बड़े राज्य की आर्थिक सच्चाई है। तो कैसे भी देखिए भारत की गरीबी दिख जाती है और मिडिल क्लास का बुरा हाल। गरीबी दूर करने का दावा कर दिया जाता है, लेकिन मिडिल क्लास ही जब गरीबी की हालत में जी रहा है तो सोचिए गरीबों की क्या हालत होगी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार भारत की 80% आबादी के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति केवल 10% अमीरों के पास है। मतलब 80% लोगों के पास कुछ खास है नहीं, उनकी आमदनी बहुत कम है। 122 नंबर पर आता है भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में।
197 देशों में 122वें नंबर पर, अमेरिका 10वें स्थान पर है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने 2023-24 में आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा था, भारत का नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय $2,481 है, जो एक साल में भारतीय मुद्रा में करीब 2,12,000 होता है। थाईलैंड का नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय भारत से कहीं ज्यादा $7,182 है और श्रीलंका का भी भारत से ज्यादा है $3,672 प्रति व्यक्ति आय। नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 122वें नंबर पर है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तब कहा था कि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय करीब 15 लाख तक पहुंच जाए। 15 लाख तो आज तक नहीं आया, लेकिन 15 लाख प्रति व्यक्ति आय होने का सपना दिखाया जा रहा है। पिछले 10 साल में कमाई बढ़ी नहीं, लेकिन 2047 का सपना परोस दिया गया है। तो यह कैसी अर्थव्यवस्था है कि केवल अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं, बाकी मिडिल क्लास लोन में डूबता जा रहा है और लोन चुकाने के डर से भागता जा रहा है। मिडिल क्लास के पास लोन चुकाने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। नौकरी खोज सकते हैं, मिल नहीं सकती, और मिल जाती है तो सैलरी कम होती है। जिनकी नौकरी है सैलरी बढ़ती नहीं। महंगाई इतनी है कि खर्चे का बजट डबल हो गया और शौक इतना बिगड़ गया कि दिखावे के लिए लोन पर लोन बढ़ता गया। रिजर्व बैंक ने ही सर्वे किया है और इस सर्वे का अध्ययन कर हिंदू डेटा सेंटर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार शहरों में 23.3% लोग मानते हैं कि एक साल पहले जो कमाई थी वो अब घट गई है। गांव में 29% लोग यही बात कहते हैं। 90% लोग मानते हैं कि एक साल पहले जो कीमत थी वो अब बढ़ गई है। मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में ज्यादा खर्चा होने लगा है। 80% से ज्यादा लोगों ने ऐसा कहा है। तो सारे आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों की कमाई बढ़ नहीं रही, लेकिन तब भी जीएसटी लगाने का नया नया रास्ता खोज लिया जाता है। मिडिल क्लास पर महंगाई आलू और प्याज के रास्ते कहर नहीं बर पा रही। महंगाई ने चौतरफा हमला कर दिया है। जाहिर है मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर सोना गिरवी रखकर गुजारा चला रहा होगा। आप नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास पैसा उड़ा रहा है, क्योंकि डेटा ऐसा नहीं कहता। अगर पैसा उड़ा रहा होता तो बाजार में चीजें बिक रही होती और उपभोग का आंकड़ा बढ़ने लग गया होता। ऐसा नहीं है, जबकि जरूरी चीजों का ही खर्चा पूरा करने के लिए लोग लोन में डूबे जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में आदिरा वरियर की एक रिपोर्ट है। एक साल में बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 71% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस आंकड़े से पता चलता है कि एक साल में बैंक ने लोगों से सोना लेकर कितना लोन दिया। दिसंबर 2023 के मुकाबले दिसंबर 2024 में गोल्ड लोन की मात्रा में 71% की वृद्धि हो गई। उससे एक साल पहले इसमें मात्र 17% की बढ़ोतरी हुई थी। तो 2022 से 2024 के बीच क्या हो गया कि लोग सोना गिरवी रखकर लोन लेने लगे, क्योंकि अब उनकी सैलरी के दम पर और लोन नहीं मिल सकता था और लोन नहीं चुकाने के कारण नया लोन मुश्किल होता जा रहा होगा। कुछ तो चिंता होगी उस क्लास की जिसकी चुप्पी ने देश को नफरत की आंधी में धकेल दिया। अवैध काम करता हुआ एक राज्यपाल पकड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जबकि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था या बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच सोने के दाम 21% बढ़ गए, लेकिन इसी समय गोल्ड लोन की डिमांड में 68% की वृद्धि हो गई। सोना का दाम बढ़ता जा रहा है और लोन भी। सोना महंगा हुआ तो लोग सोना गिरवी रखकर पर्सनल लोन ले रहे हैं। यही कारण है कि आपको पर्सनल लोन का डेटा कम होता दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी सच्चाई भले ना बताएं, लोगों को पता है कि क्या हालत है। बारात में महाराजा और राजा राजकुमार बनकर डांस करने से आप महाराजा नहीं बन जाते। क्रेडिट कार्ड वालों को पता है कि आपने जो लोन लिया है चुका नहीं पा रहे। 90 दिनों के भीतर ब्याज या मूलधन की किस्त देनी पड़ती है, लेकिन 90 दिनों के भीतर नहीं देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। समय पर नहीं चुकाने के कारण बैंक 40% से अधिक का ब्याज वसूलने लग जाते हैं। बस जो एक बार फंसा कर्ज के चक्र में फंसता ही चला जा रहा है। मार्च 2021 में क्रेडिट कार्ड से लोगों ने 6,30,000 करोड़ खर्च किए, लेकिन मार्च 2024 में यह राशि बढ़कर 18,31,000 करोड़ हो गई। इतनी बढ़ गई तो क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कैसे बढ़ी?
3 गुना खरीदारी बढ़ गई 3 साल में। क्या हो गया 2020 से 2024 के बीच? क्या इन 4 सालों में मिडिल क्लास की तरक्की कर्ज के गड्ढे में धंस गई? लोगों के पास क्रेडिट कार्ड से खरीदने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहा। उनके पास अपनी बचत है नहीं, वो घट गई, सैलरी बढ़ नहीं रही। यही सब तो बता रहे हैं ये आंकड़े, और आपको नेता औरंगजेब और राणा सांगा में उलझा रहे हैं। डेटा पर डेटा कहे जा रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड से दनादन लोन लेने के लिए मजबूर हैं और चुका नहीं पा रहे। और जब चुका नहीं पा रहे हैं तो अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। लेकिन अब यह ट्रेंड भी बदल रहा है। एक तरफ जहां क्रेडिट कार्ड का लोन बढ़ता जा रहा है और एनपीए 28% बढ़ गया, उसी समय एक और रिपोर्ट आ गई। इस साल फरवरी में क्रेडिट कार्ड से पिछले 7 महीनों में सबसे कम खर्चा हुआ। यह आंकड़ा रिजर्व बैंक का है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक का आंकड़ा बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड से खर्चा घटा है। यह सब तब हो रहा है जब लोगों का घरेलू कर्ज बढ़ता जा रहा है। जाहिर है इसका यही मतलब है कि लोगों की खरीदने की क्षमता घटती जा रही है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास चेतावनी दे रहे थे, लोग सोच समझ कर नहीं, अति उत्साह में खर्च कर रहे हैं। लेकिन फरवरी आते आते वह उत्साह भी गायब हो गया। क्या इसीलिए सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जा रही है, ताकि लोग उन मुद्दों में उलझे रहें और क्रेडिट कार्ड से लेकर महंगाई पर उनका ध्यान न जाए? आखिर यह देश कितना बहस कर सकता है और कब तक कर सकता है ऐसे मुद्दों पर? इसके बाद भी तो उसकी सच्चाई बाहर आ रही है कि लोगों के पास पैसा नहीं, लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज चुकाने के लिए लोन में डूबते जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने प्राइस वाटर कूपर्स और परफ्यूज के सर्वे का जिक्र किया है। इसके अनुसार टेक सेवी भारतीय अपनी कमाई का 33% हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च कर रहे हैं। 2013 के बाद क्रेडिट कार्ड का खर्चा सालाना 28% उनका बढ़ गया है। तो क्या आप कभी नहीं सोचेंगे कि आपकी जो सैलरी आ रही है वो कहां जा रही है और बढ़ क्यों नहीं रही? पेट्रोल और डीजल के खर्चे का हिसाब तो आप रखते होंगे, फिर आप बोलते क्यों नहीं? आज की खबर है 14 अप्रैल की, भास्कर की। गुरुदत्त तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर तक मुनाफा होने के बावजूद भी तेल कंपनियां दाम नहीं घटा रही हैं। 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियां 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुकी हैं। इन्हीं 5 वर्षों में पेट्रोल 8 रुपया और डीजल 2.71 रुपया प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो ऐसी खबरों का होता क्या है? हर दिन यह बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कई प्रतिशत गिर गया, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम घटा नहीं। मई 2014 की तुलना में कच्चा तेल 40% सस्ता हो चुका है, लेकिन पेट्रोल कितना महंगा है? विपक्ष करे भी तो क्या, उसकी खबर कहीं छपती नहीं, उसके आंदोलन को कवरेज मिलता नहीं, उसके मुद्दों पर बहस होती नहीं, तो ट्विटर पर ट्वीट कर आगे बढ़ जाता है। जयराम रमेश ने एक बार नहीं कई बार पेट्रोल के दाम को लेकर ट्वीट किया। इस बार भी कर दिया कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपए और डीजल पर 3.46 रुपए थी, जो मोदी सरकार में पेट्रोल पर बढ़कर 19.90 रुपए और डीजल पर बढ़कर 15.80 रुपए हो गई। 357% पेट्रोल पर और 54% डीजल पर यह बढ़ोतरी है। सरकार ने पिछले 11 साल में पेट्रोलियम सेक्टर से 39.54 लाख करोड़ कमाए, फिर भी जनता को राहत नहीं मिली। पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 357% की बढ़ोतरी है, डीजल पर 54% की, 357% की। जयराम रमेश का कहना है सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट तेल कंपनियों को भी रिफाइनिंग और मार्केटिंग से मोटी कमाई हो रही है, जबकि आम आदमी महंगे पेट्रोल डीजल के बोझ तले दबता जा रहा है। सीएजी को ऑडिट करना चाहिए कि किस तरह सरकार की नीतियों ने इन प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया। सीवीसी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती गई या कोई मिलीभगत है। जनता के पैसे का हिसाब चाहिए।
जनता अपना घर नहीं चला पा रही, कर्ज नहीं चुका पा रही, कहां से इतना हिसाब रख पाएगी कि तेल कंपनियों के फायदे के लिए वह करीब 95 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रही। सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ गया, किसी ने उफ तक नहीं की। जनता ने धर्म और नफरती मुद्दों पर कितना ध्यान दिया और आर्थिक मुद्दों पर कितना, पहले इसका हिसाब होना चाहिए। तो मिडिल क्लास ही बता सकता है कि उसकी हालत क्या है। मिडिल इनकम कमाने वालों का बड़ा हिस्सा कर्ज में डूब गया है। उसकी हालत इसी से खराब नहीं है, उसका भविष्य भी खराब हो रहा है। कॉलेजों की पढ़ाई का स्तर पता कर लीजिए। धर्म की राजनीति की आड़ में कितना कुछ खत्म किया जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल गोबर से कॉलेज का कमरा लीप रही हैं कि गर्मी नहीं लगेगी। अगर गोबर की क्षमता में इतना विश्वास था, 10 साल से गोबर गोबर कर रहे थे, तो अभी तक विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजों के सारे कमरे, प्रिंसिपल के कमरे और वाइस चांसलर के कमरे को गोबर से क्यों नहीं लीपा गया? अब भी लीपा जा सकता है 10 दिनों के भीतर। दिल्ली विश्वविद्यालय से एयर कंडीशन की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, सबको घर से गोबर लेकर आना चाहिए। लेकिन परंपरा और संस्कृति के नाम पर आपको गोबर में उलझाया जा रहा है और आप हैं कि कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की इस प्रिंसिपल से पूछिए कि हम कर्ज में बहुत डूब गए हैं, क्या शरीर पर गोबर लीप लेने से, पोत लेने से कर्जे से राहत मिल जाएगी? पूछ लीजिए और पोत लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।